आप सभी को मेरा नमस्कार। डेली आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, यूज ऑफ साइंस इन आवर डे टू डे लाइफ से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो हमारे एमसीक्यू हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा हमारा करेक्टली मैच नहीं है। एक और खेती दी गई है, दूसरी ओर खेती का नाम पूछा गया है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर और फलों की खेती को पोमोलॉजी। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता है, यही हमारा सही सुमेलित नहीं है। सी हमारा करेक्टली मैच नहीं है। सब्जियों की खेती की अगर हम बात करें कि सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है, तो सब्जियों की खेती को हमारा ऑलरी कल्चर कहा जाता है। जब हम सब्जियों की बात करते हैं और सब्जी की खेती पूछी जाए तो ओलरी कल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर में हमारे फूल, फल, सब्जी तीनों की खेती की जाती है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। हॉर्टिकल्चर कहने का मतलब है फूल, फल, सब्जी तीनों से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। यहाँ पूछा गया है कि जब कोई डेंटिस्ट पेशेंट के दांत चेक करता है तो उसके लिए कौन सा मिरर यूज करता है। ऑप्शन है हमारे पास उत्तल, समतल, अवतल और उपरोक्त में से कोई नहीं। डेंटिस्ट के द्वारा जांच करने के दौरान जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो है हमारा उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में हम कॉन्वेक्स कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, उत्तल। ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों से नीचे दिए गए कूट को मिलाते हुए सही उत्तर चुनना है। एक और हमारे एसिड दिए गए हैं, दूसरी ओर दिया गया है कि वो एसिड किस भोज्य पदार्थ में हमारे मौजूद होते हैं। अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड हमारे एक प्रकार के हमारे रसायन है जो हमारे भोज्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल है, हमारा लैक्टिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल की अगर हम बात करें तो एसिटिक अम्ल हमारा मौजूद होता है किस, सिरके में, तो 3 हमारा राइट आंसर है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल हमारा दूध में मौजूद रहता है। अगर लैक्टिक अम्ल दूध में मौजूद हो जाए तो दूध क्या हो जाता है हमारा, दही में परिवर्तित होता है। ब्यूट्रिक अम्ल की बात करें, ब्यूट्रिक अम्ल हमारा मक्खन में मौजूद होता है। और साइट्रिक अम्ल की बात करें, सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये हमारा नींबू में मौजूद होता है। 3 4 1 2 3 4 1 2 बी हमारा राइट आंसर है। एसिड जो होता है, अम्ल जिसे हम कहते हैं, ये हमारा टेस्ट वाइज खट्टे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और इनका जो लिटमस पेपर से भी इनको हम पहचानते हैं कि कौन हमारा एसिड है, कौन हमारा बेसिक है। तो ये हमारा इस तरीके से हम समझ सकते हैं और बी हमारा राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करना और कूट से सही उत्तर चुनना है। फिर से यहाँ पर हमारा एसिड और वो किस में पाया जाता है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। अभी हमने जाना कि सिरके में उपस्थित एसिड है, अम्ल है हमारा कौन सा, ये है हमारा एसिटिक अम्ल। 3 हमारा राइट आंसर होगा। दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना कारण है किसका, लैक्टिक अम्ल का। 4, हड्डियों में उपस्थित यौगिक, हड्डियां जो है हमारी वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई होती है, तो कैल्शियम फॉस्फेट 1 हो जाएगा। आमाशय रस में उपस्थित अम्ल, आमाशय कहने का अर्थ है स्टमक। स्टमक में जो हमारे डाइजेस्टिव हमारे जो जूसेस हैं उसमें हमारा एक एसिड मौजूद होता है, एक अम्ल मौजूद होता है जिसको हम HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारा आमाशय रस में यानी कि हमारा जो स्टमक है, स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस में हमारा क्या मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मौजूद होता है। तो कूट तो हमारा 3 4 1 2 3 4 1 2 बी हमारा राइट हो जाएगा। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन हमारे स्टमक में मौजूद है, हमारे पेट के अंदर होता है वो। तो उसका जो काम है वो काम इस तरीके से करता है कि जैसे हमने कोई भोजन खाया, उस भोजन के साथ मान लीजिए कोई इस जीवाणु चले जाए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के साथ हमारी बॉडी में चले जाए, तो जब खाना हमारे पेट में जाता है, आमाशय में जाता है,
तो वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अगर भोजन में कोई हमारा इस तरीके का जीवाणु गया हो तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उसको वहीं पर ही खत्म करने का काम करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा मौजूद है कहाँ, आमाशय में। बाकी तो हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी हमें एक पौधे से प्राप्त होती है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हल्दी के कौन से हिस्से को हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हल्दी का जो प्रकंद होता है जिसे हम राइजोम कहते हैं, उस हिस्से को खाया जाता है। तो बी हमारा राइट आंसर है। तो हल्दी का राइजोम खाने लायक हिस्सा है बी। प्रश्न संख्या 6, लौंग है तने की गांठ, जड़ की गांठें, पत्तियां, सूखे फूल। लौंग की जब हम बात करते हैं तो लौंग एक प्रकार का हमारा फूल में लगता है और ये हमारे क्या है, सूखे फूल हैं। तो डी हमारा राइट आंसर है। ये प्रश्न कॉमन है जो हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड भी हैं। तो बहुत स्पेसिफिक छाट के आप लोगों के लिए ये क्या किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं। आगे देखते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? लहसुन में हमें एक स्मेल महसूस होती है जब हम उसको छीलते हैं खाने के समय पर। लहसुन में जो गंध आती है, जो स्मेल आती है, उसका कारण है लहसुन में मौजूद हमारे सल्फर के कंपाउंड। लहसुन में हमारा सल्फर मौजूद होता है, सल्फर के यौगिक मौजूद होते हैं, जिस कारण से लहसुन में हमें स्मेल महसूस होती है। और सल्फर यौगिक के कारण ही लहसुन की अपनी इंपॉर्टेंस भी है। जैसे कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के लिए कई बार लहसुन का प्रयोग करते हैं कई सारे लोग। लहसुन हमारा ऐसा भी कहा जाता है कि लहसुन हमारा कैसा है, हमारा एंटीबैक्टीरियल है। तो इसलिए लहसुन में ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये किसकी वजह से, सल्फर यौगिक की प्रेजेंस की वजह से। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। प्याज को जब हम छिलते हैं तो हमारी आंखों में कई बार आंसू आ जाते हैं, पानी आ जाता है, क्योंकि प्याज में भी हमारा एक तरीके का एसिड मौजूद है। जब प्याज को हम छिलते हैं, काटते हैं, तो वो एसिड उसमें से क्या होता है, निकलता है। और जब वो एसिड निकलता है तो हमारी आंखों में जब जाता है तो वहीं से हमारा क्या, आंसू या पानी आना शुरू हो जाता है। तो प्याज में जो एसिड मौजूद है वो है हमारा सल्फेनिक अम्ल। यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं, सल्फोनिक और सल्फेनिक। प्याज जो जिस एसिड के निकलने की वजह से आंसू आते हैं वो सल्फोनिक नहीं है, बल्कि क्या है, सल्फेनिक अम्ल है। बी हमारा राइट आंसर है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वो है रीठे की पत्तियां, बेड़ू की पत्तियां, आड़ू की पत्तियां, सहतूत की पत्तियां। तो ये जो हमारा रेशम का जो कीड़ा होता है, ये हमारा जो पनपता है, ये रेशम का कीड़ा जो सिल्क बनाता है, रेशम का उत्पादन करता है, ये हमें सहतूत की पत्तियों पर पनपता है। इस सहतूत की पत्ती को मलबरी लीव्स कहा जाता है। तो ये मलबरी लीव्स में हमें मिलता है शहतूत। ये जो रेशम है हमारा, 4 प्रकार का रेशम होता है, ईरी रेशम, मूंगा रेशम, टसर रेशम और एक और होता है, जान लेंगे। तो ये चारों प्रकार के रेशम का उत्पादन हमारे उत्तराखंड में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? एक हमारी मलेरिया जो बीमारी है, मलेरिया बीमारी हमारी एक परजीवी जनित बीमारी है। मच्छर उसका वाहक होता है, मच्छर जब काटता है तो वो परजीवी हमारे रक्त में छोड़ देता है, जिसकी वजह से मलेरिया बीमारी होती है। ये मलेरिया की जो प्राकृतिक औषधि है वो है हमारी कुनैन, यानी कि कुनैन को मलेरिया की औषधि के रूप में जाना जाता है। और कुनैन मैंने कहा जैसे कि प्राकृतिक है, प्राकृतिक यानी कि ये कहीं ना किसी प्राकृतिक सोर्स से हमें मिल रही होगी। तो ये जो कुनैन हमारी जो औषधि है, ये एक सिनकोना नामक पौधे से हमें मिलती है और सिनकोना की छाल से हम इसे प्राप्त करते हैं। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कुनैन मलेरिया की जो प्राकृतिक औषधि है उसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं, सिनकोना पौधे के। तो सिनकोना पादप के इसको हम छाल से प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर यह भी जान लेना होगा कि जो हमारा मलेरिया जो बीमारी है उसकी प्राकृतिक औषधि तो कुनैन है, लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी एक और औषधि पूछी जाती है, तो हमने जाना है कि क्लोरोक्वीन नामक एक हमारी औषधि है, उसको भी हम मलेरिया के लिए ही प्रयोग करते हैं। क्लोरोक्वीन हमारी कैसी है, मैन मेड है, मानव निर्मित है।
कुनैन जो है ये क्या है, हमारी प्राकृतिक रूप से है। तो कुनैन और क्लोरोक्वीन दोनों ही हमारी मलेरिया से रिलेटेड क्या है, हमारी औषधि है। आगे देखते हैं, सेब के फल में लाली का कारण है। जैसे हम देखते हैं कि सेब का लाल रंग, प्याज का लाल रंग, टमाटर का लाल पीला रंग, पपीते का पीला रंग, तो ये जो हमें पौधों का हरा रंग, तो जो हमने कहा पौधे हरे रंग के होते हैं, और सबके जो कलर हम डिफाइन जितने भी मैंने बोले, ये किसकी वजह से होते हैं? हमारे जो पौधे होते हैं उनमें एक प्रकार के वर्णक या रंजक मौजूद होते हैं जिसको हम पिगमेंट कहते हैं। यही वर्णक पिगमेंट्स की वजह से हमारे किसी चीज का हम कलर डिफाइन कर पाते हैं। जैसे हमने कहा सेब लाल रंग का होता है, टमाटर भी लाल पीले रंग का होता है, तो ये पिगमेंट्स की मौजूदगी की वजह से होता है। और सेब में जो लाली का कारण है वो है हमारे एंथ्रोसाइनिन नामक पिगमेंट की वजह से। तो एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट सेब को लाल रंग देता है। पौधों का हरा रंग किसकी वजह से? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से पौधे हमें कैसे दिखते हैं? हरे दिखते हैं। ऐसे ही सेब लाल दिखता है एंथ्रोसाइनिन की मौजूदगी की वजह से। टमाटर में लाल रंग का कारण है, टमाटर में लाल रंग का कारण है हमारा लाइकोपीन, बी हमारा राइट आंसर होगा। ये क्योंकि हम इसलिए इसको समझ रहे हैं क्योंकि यहाँ लेक्चरर स्क्रीनिंग 2021 के एग्जाम से यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए सभी के रेफरेंस में बात की जा रही है। उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। अभी हम इनको समझते हैं। पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? पपीते के पीले रंग का कारण है कैरिका जेंथिन, ये सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। लाइकेन की बात की जा रही है, लाइकेन किसके बने हुए होते हैं पूछा जा रहा है। तो लाइकेन को जब भी हम डिस्कस करते हैं या जब भी हमने पढ़ा लाइकेन के बारे में, तो लाइकेन हमारा एक ऐसा जीव है जो हमारे एल्गी और हमारा फंगस दोनों का बना हुआ है, यानी कि कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है क्या? लाइकेन। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कवक यानी कि फंगस और शैवाल यानी कि एल्गी, तो फंगस और एल्गी से मिलकर बने हैं हमारे क्या? लाइकेन। अगर हम लाइकेन की बात करें तो ये लाइकेन कैसे दिखते हैं, हम कहाँ देखें अपने डे टू डे लाइफ में? तो हमने देखा है कि एक जो पेड़ होते हैं, पेड़ में हरे हरे रंग का आपको वेलवेट जैसा कुछ दिखता है, तो वो पेड़ में हरे हरे रंग की वेलवेट काई आप जो देखते हैं वो क्या है? एक प्रकार का लाइकेन है। लाइकेन से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण के सूचक किसे माना जाता है? तो वायु प्रदूषण के सूचक भी ये है लाइकेन, क्योंकि जिस जगह पर पेड़ों में ये लाइकेन उपस्थित होते हैं तो कहा जाता है लाइकेन वही उपस्थित होगा जहां की वायु शुद्ध होगी। अगर किसी जगह पर पेड़ों में लाइकेन की हमें अनुपस्थिति दिखती है लार्ज स्केल में, व्यापक क्षेत्र में, तो यानी कि वहां की जो वायु है वो क्या है? प्रदूषित है। प्रश्न अगर पूछे लाइकेन किससे मिलकर बना है, तो लाइकेन हमारा कवक और शैवाल, एल्गी और फंगस दोनों से मिलकर बनता है। लाइकेन हमारा क्या है? वायु प्रदूषण का क्या है? सूचक भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। मानव में गुणसूत्र पूछे गए हैं और गुणसूत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम जो भी, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो पूरी जो डिपेंड करती है वो किसके ऊपर करती है? क्रोमोजोम के ऊपर डिपेंड करती है। किसी व्यक्ति का फीमेल और मेल होना भी किस पर डिपेंड करता है? क्रोमोजोम पर डिपेंड करता है। तो एक साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं अगर पूछे तो साधारण मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। बी हमारा राइट आंसर है। अगर यहीं पर ही 46 ना देकर अगर जोड़े में पूछा गया होता कितने जोड़ी गुणसूत्र मानव में मौजूद होते, तो जब भी जोड़े में पूछा जाए तो मानव में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं और 23 जोड़े क्रोमोजोम मानव में होते हैं, जिसमें से कि 22 हमारे जो होते हैं वो हमारे हाथ, पैर, आंख, नाक, कान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एक जो क्रोमोजोम है हमारा वो हमारे लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। तो अगर प्रश्न पूछे कि कितने गुणसूत्र हैं तो हम कहेंगे 46, पेयर में पूछे तो हम कहेंगे 23,
कितने गुणसूत्र हमारे एक जैसे होते हैं, तो हम कहेंगे 22। कितने गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो अलग होता है, जो हमारे फीमेल फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक क्रोमोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, यानी कि संतान में जो अनुवांशिक लक्षण जो ले जाए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो आंख का रंग है, हमारी जो आदतें हैं, कहीं ना कहीं हमारे फैमिली के लोगों से हमसे मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो जीन्स हैं वो हमारे अंदर आते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है कि जो अनुवांशिक लक्षण है, जो हेरिडिटी के जो लक्षण है, वो किसके अंदर, मतलब संतान में किसके द्वारा ले जाए जाते हैं। तो हमने कहा उसके लिए जिम्मेदार तो जीन होता है, लेकिन जो जीन है वो किस में मौजूद है हमारा, वो क्रोमोसोम में मौजूद होता है। तो सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। अनुवांशिकता की इकाई कहने का मतलब है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इसको यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। और यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो भी हमारे लक्षण जो हमें हमारे फैमिली के लोगों से मिले, उसके लिए अभी अभी हमने डिस्कस किया कि वो किसके किसके अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारी जीन है। और ये जीन हमारी किस में मौजूद है, जीन हमारे क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं। सी राइट आंसर होगा। एंजाइम है, एक विटामिन है, एक बैक्टीरिया है, एक बायो उत्प्रेरक है, एक वायरस है। तो एंजाइम क्या है, देखिए अगर हम इसको कॉमन वे में समझे, तो जैसे हमने कहा कि हम कभी कभी बहुत धीमे हो जाते हैं, मतलब हमारा लाइफ रूटीन बहुत अलग तरीके का हो जाता है, लेकिन जब हमसे कोई कहे या कोई एग्जाम आ जाए तो हम क्या हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं। तो एग्जाम हमारे लिए उस समय पर क्या हो जाता है, एक तरीके का हमारे लिए उत्प्रेरक हो जाता है, कैटेलाइजर हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर में भी कई तरीके की रासायनिक गतिविधियां चलती है, जैसे पाचन की प्रक्रिया होना, नई कोशिकाओं का निर्माण होना। तो ये जो हमारी पूरी रासायनिक क्रियाएं हैं, इनको गति देने के काम करते हैं कौन, एंजाइम। और ये एंजाइम क्या है, मैंने कहा गति देने का काम, जो भी गति देने का काम कर रहा है वो एक तरीके का क्या है, हमारे लिए एंजाइम है, ऐसे समझ लीजिए। और एंजाइम एक तरीके के हमारे क्या है, बायो कैटेलाइजर हैं, जो हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाओं को गतिविधि देते हैं, यानी कि उनको गति देने का काम करते हैं। प्रश्न कई बार पूछा जाता है एंजाइम किसके बने हुए होते हैं, तो एंजाइम बने हुए होते हैं किसके, प्रोटीन के। ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम एक प्रकार के बायो उत्प्रेरक है, बायो कैटेलाइजर है, जो चीजों को क्या करते हैं, फास्ट रिएक्शंस कराने में हेल्प करते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे हम जो भी भोजन खाते हैं, वो भोजन जब खाते हैं तो हमारे भोजन में जो हमारा पोषण है, पोषण के जो तत्व है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, स्टार्च है, ये सब भोजन के माध्यम से हम जब खा लेते हैं तो हमारे शरीर में इनका पाचन होता है। जैसे दाल खाई, दाल हमारा प्रोटीन का सोर्स है, दही खाया प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन अब इनका क्या होगा, प्रोटीन कैसे मिलेगा, ये जब हमारे शरीर में जाके सबसे छोटी यूनिट पर टूट जाएंगे, तो तब हम कहेंगे कि प्रोटीन का क्या हो गया, पाचन हो गया। और जब टूट के ये जब हमारे रक्त में अवशोषित हो जाएंगे तो हमारे शरीर ने उसको क्या कर लिया, उसको डाइजेस्ट कर लिया। तो प्रश्न यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि लार किसको पचाने का काम करता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारी लार में जो एंजाइम मौजूद है वो हमारे मांड को पचाने का काम करता है, यानी कि हमारे मांड स्टार्च को पचाने का काम करता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो कौन सा है, हमारा सी हमारा राइट आंसर होगा। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। पित्त कहने का मतलब है बाइल। बाइल जूस का निर्माण या पित्त का निर्माण हमारे शरीर के यकृत, लीवर में होता है, लीवर में होता है। अगर हम यहाँ पर प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे प्रश्न पूछा गया पित्त का निर्माण कहाँ हुआ, तो हम कहेंगे पित्त का निर्माण तो हमारे लीवर में होता है, लेकिन पित्त का स्टोर जो है वो हमारा गॉल ब्लैडर में होता है। तो निर्माण पूछे तो लीवर में, और स्टोर बाइल पित्त का स्टोर कहाँ पर किया जाता है, तो गॉल ब्लैडर में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक हमारा प्रश्न है जहां पर हमें कूट से मिलाना है। एक और हमें कुछ हमारे एंजाइम दिए गए हैं, दूसरी ओर उनका काम दिया गया है कि किसका काम क्या है। तो जैसे टाइलिन की हमने बात करी, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो लार में
हमारा एक एंजाइम मौजूद होता है जो स्टार्च को, मांड को पचाने का काम करता है। हमारे लार में जो एंजाइम मौजूद है उसको हम टाइलिन एंजाइम कहते हैं। यही टाइलिन जैसे खाना खाया तो जैसे खाना हमारे मुंह के अंदर गया तो टाइलिन एंजाइम, लार में टाइलिन एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम ने मांड को पचाना शुरू कर दिया। तो पाचन की क्रिया हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है। किसकी मौजूदगी से? टाइलिन एंजाइम की मौजूदगी से। तो टाइलिन हमारा स्टार्च को पचाता है, दोनों सही होगा। पेप्सिन, पेप्सिन को हमने इस तरीके से भी रेफर किया था कि पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को। पी से पेप्सिन, प्रोटीन, इस तरीके से भी हमने रेफर किया था इसको कि याद कैसे रखेंगे। तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। रेनिन जैसे हमने कहा वयस्कों में प्रोटीन को पचाने के लिए जिम्मेदार है पेप्सिन प्रोटीन। ठीक इसी प्रकार से बच्चों में दूध को पचाने के लिए होता है रेनिन। रेनिन, लेकिन यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं है। रेनिन का जो मेन फंक्शन दे दिया है इन्होंने, रक्त में एंजियोओटोसिनोजन को एंटी ओटोसिन में बदलता है। तो सी का जो हमारा राइट है वो है हमारा, बी का हमारा हो जाएगा 3, सी का हमारा हो जाएगा 1। और ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन हमारा ये हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारा मिल्क सिक्रेशन का काम कराता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्मूथ मसल्स को सिकोड़ने में प्रेरित करता है। तो डी का हमारा आंसर होगा 5। तो 2 3 1 5, 2 3 1 5 ए हमारा सही आंसर होगा, ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? वृक्क कहने का मतलब है किडनी, इसको हम किडनी कहते हैं। जब किडनी काम करना बंद कर दे शरीर में तो किडनी का काम होता है हमारे शरीर के जो टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, जैसे नाइट्रोजीनियस, नाइट्रोजन के अपशिष्ट, जैसे हमारे शरीर में यूरिया है, यूरिक एसिड है, बहुत कम मात्रा में अमोनिया है, ये हमारे रक्त में मौजूद है। और ये रक्त हमारा, रक्त का शुद्धिकरण करने का काम है, रक्त को प्यूरिफाई करने का काम होता है हमारा किडनी का। जब रक्त हमारी किडनी में जाता है तो यहाँ से जो हमारे जरूरी, हमारे शरीर के लिए उपयोगी तत्व हैं वो तो हमारे रक्त में वापस आ जाते हैं, और जो हमारा नाइट्रोजन का अपशिष्ट है वो यूरिन के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर दे तो उसके शरीर में हमारे नाइट्रोजन के जो अपशिष्ट हैं जमा होने लग जाते हैं, जो शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। तो यहाँ पर रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट का जमा हो जाना होता है, और नाइट्रोजन अपशिष्ट में हमने कहा यूरिया, यूरिक एसिड और बहुत कम मात्रा में अमोनिया। मानव वृक्क अश्मरी, किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? प्रश्न पूछा गया है कि मानव की किडनी में जो स्टोन बनता है या गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बनता है वो स्टोन किस चीज का बनता है? वो स्टोन बनता है हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट। सी हमारा राइट आंसर होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। वो कई चीजों में ऑक्सलिक, कई खानों में हमारा ऑक्सलिक एसिड मौजूद होता है, ऑक्सलिक अम्ल मौजूद होता है, और जब हम उसको ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो वही ऑक्सलिक एसिड हमारा ऑक्सलेट में बदल जाता है, और कैल्शियम जो स्टोन जो बनता है वो किसका हो जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का कहलाता है। तो सी हमारा राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर हमारे कुछ हार्मोन दिए गए हैं, जैसे एड्रेनलिन हमारा हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो हार्मोन है इनका काम क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन की अगर हम बात करें तो इसको हम लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जब हम अपने इमोशंस के पीक में होते हैं, जैसे डर लगना, जैसे खुशी होना, जैसे बहुत ही उदासी हो जाना, उदास हो जाना, तो इस समय पर हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन। एग्जाम से पहले हमने पहले भी इस बात पर डिस्कस किया कि एग्जाम से पहले हमें सब चीजें याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में एक उस समय पर एक हार्मोन निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन, जो हमको ऐसी स्थिति में ले आता है कि चीजों को हम क्या कर सके, मतलब डर की वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि हम क्या हो रहे हैं उस समय पर, उस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये क्रोध, भय और खतरे के लिए जिम्मेदार होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मादा हार्मोन है, स्त्रियों में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन का 3 होगा। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर से इंसुलिन कम हो जाए या इंसुलिन निकलना बंद हो जाए तो बीमारी होती है डायबिटीज, शुगर।
तो इंसुलिन का संबंध ग्लूकोज से है। और फेरोमोन की अगर हम बात करें तो फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित कराने का काम करता है। तो डी का जो है हमारा वो 2 हो जाएगा। तो कोड जो हमारा बनेगा वो 1342 सी हमारा राइट आंसर होगा। तो अब एक एक चीज को हमें समझना होगा। यहाँ से कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन मादा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हमारा कैसा नर हार्मोन, ये प्रश्न पूछा जाता है। इंसुलिन के बारे में पूछा जाता है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन पेंक्रियास से निकलता है। इंसुलिन अगर निकलना बंद हो जाए, कम हो जाए तो क्या होता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम आती है। इस तरीके से 25 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से एक रोग होता है जिसको घेंगा रोग कहते हैं, गोइटर कहते हैं। ये जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि के हार्मोन का डिसबैलेंस होने की वजह से ऐसा होता है। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? लड़ो और उड़ो को कभी ऐसे भी दिया जाता है, फाइट एंड फ्लाइट। तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है एड्रेनलिन हार्मोन को। बी हमारा राइट आंसर होगा। डायलिसिस किससे संबंधित है? यकृत से, आंखों से, वृक्क से, मस्तिष्क से? डायलिसिस का संबंध हमारी किडनी से है, जिसको हम वृक्क कहते हैं। अगर हमारी किडनी नेचुरली काम करना बंद कर दे तो डायलिसिस की प्रक्रिया से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो डायलिसिस का संबंध वृक्क यानी ये बी होगा और ये सी होगा। सी हमारा राइट आंसर है। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है कैफीन, इसका राइट आंसर है। और चाय में वैसे हमारा निकोटीन भी मौजूद होता है, लेकिन निकोटीन इसमें ऑप्शन में नहीं है। कैफीन हमारा राइट आंसर होगा। कैफीन हमारा कॉफी में भी मौजूद होता है, जो कि चाय पीने के बाद एक फ्रेशनेस और एक एनर्जी जो महसूस होती है इसी की वजह से। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है फिर से। और यहाँ कुछ हमें चीजें दी गई है जिसका संबंध पूछा गया है, कौन सा किसके साथ है। कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है एक हार्मोन से, जिसको कहा जाता है, वो एक पादप हार्मोन है जिसका नाम है एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का काम करता है। या तो फल डाल पर पके और नहीं तो उसको हम कैसे पकाएं, उसको किसी पादप हार्मोन की मदद से पकाएं। तो एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का काम करता है। बेकिंग सोडा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। 4 हो जाएगा, 2 का। शीतल पेय जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, 1 हो जाएगा। और क्वार्ट्ज की अगर हम बात करें तो सोडियम सिलिकेट, डी का 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 बी हमारा राइट आंसर होगा। और अगर हम देखें कि हमें कोई एक भी आता है, जैसे हम जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें देखा होगा कि आपने जब खोलते हैं तो एक गैस रिलीज होती है। तो हम देखते हैं सी का 1 एक ही जगह दिया है, आंसर इससे भी निकल जाएगा। और क्वार्ट्ज भी हम देखते हैं घड़ियों में, इन सब चीजों में यूज होता है, तो ये सिलिकेट होते हैं। डी का 2 भी एक ही जगह, इससे भी निकल जाएगा। तो कैसे भी हम इसको समझ सकते हैं। कृत्रिम रूप से फलों को पकाए जाने के लिए एथिलीन हार्मोन होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, फिर से हमें सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाना है। और यहाँ पर हमारे एक और उत्पाद दिए गए हैं और दूसरी ओर हमारे स्रोत दिए गए हैं कि हम किससे प्राप्त करते हैं। जैसे अफीम है, जिसको अफपोस्ता भी कहा जाता है, दवाइयों में भी यूज किया जाता है, और भी इसका इलीगल यूज भी किया जाता है। तो अफीम जो प्राप्त होता है वो हमारे फल से प्राप्त होता है। 3, हींग की अगर हम बात करें तो हींग हमारा जो है वो हमारी जड़ से प्राप्त होता है, इसका 2 हो जाएगा। रबर की अगर हम बात करें तो रबर तने से प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि रबर के पौधे जब रबर को निकालना होता है तो वो तने में कट लगाते हैं। तो रबर हमारा तने से निकलता है, 4 हो जाएगा। और कुनैन को हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो कुनैन हमारा छाल से मिलता है। तो हमारा कूट तो बनेगा 3 2 4 1, 3 2 4 1 भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हींग
और हमने इससे पहले हमने कहा हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो हमने प्रकंद कहा। हींग किससे प्राप्त होती है, तो हमने जड़ कहा। रबर किससे प्राप्त होता है, तो हमने तना कहा। कुनैन किससे प्राप्त होती है, तो हमने छाल कहा। तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे जीव विज्ञान से संबंधित है। कई इसके अतिरिक्त भी हमारी कई बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता से संबंधित हो सकती हैं। जिन भी लोगों को हमारा ये पीडीएफ डाउनलोड के लिए चाहिए होगा तो वो हमारे ऐप के माध्यम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग हमारे स्क्रीनिंग एग्जाम के कोर्स से, जो ऐप पर हमारा फुल कोर्स है, उससे जुड़ना चाहें तो उसके लिए भी हम जो ये ऐप का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, वहां उसके थ्रू भी आप फुल कोर्स से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।